बीजेपी से अलग होकर मानो उद्धव ठाकरे ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी। उद्धव ठाकरे के पास ना सत्ता बचा, ना हनक, ना उनकी पार्टी बची। अब तो उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र काफी मुश्किल लग रहा है। इस बार महाराष्ट्र में उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार आदित्य ठाकरे जीतेंगे भी या नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि सब कुछ उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे के लिए किया। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान है, इससे भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अभी भी रास्ता साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अब आदित्य ठाकरे के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कैसे मुश्किल में फंस चुकी है, हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी समझाएंगे। सर, मेरा पहला सवाल, आदित्य ठाकरे के लिए काफी मुश्किल हो गया है इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। हमारे दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से समझाइए कि कैसे इस बार आदित्य ठाकरे हार सकते हैं चुनाव। नहीं, देखिए नीतीश, ये चुनाव जो है जी, ये चुनाव सिर्फ महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण चुनाव नहीं है। ये चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए अपने जीवन का और मरण का प्रश्न है। ये चुनाव उनके लिए अपने खुद की उस हनक को वापस पाने का चुनाव है, उनका दबदबा कायम रखने का चुनाव है। और एकनाथ शिंदे के लिए यह चुनाव यह साबित करने का चुनाव है कि शिवसेना के असली मालिक वो है और शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे है। इसीलिए शिवसेना के जो दो फाड़ हुए, उसमें एकनाथ शिंदे ने साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाकर उद्धव ठाकरे को खत्म करने का हर वो प्रयास कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे एक तरह से आप देखेंगे कि सरेंडर की मुद्रा में उनकी चल नहीं रही है। उन्होंने कई हर पैतरा आजमा लिया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन ना तो सीटें मिली, ना सीएम पद का उम्मीदवार जो बनना चाहते थे वो मिला। अब कांग्रेस पार्टी उनके साथ एक तरह से दगा कर गई। 85 सीटों की बात की कांग्रेस ने, जो अपनी चौथी लिस्ट जारी की, उसके बाद कांग्रेस के 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार उसने उतार दिए। शरद पवार अभी तक 70 से नीचे उतार चुके हैं और जो यूबीटी है वो 80 से ज्यादा सीटें उतार चुकी है। तो असल सवाल यह है कि यूबीटी के हाथ, उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ नहीं लगा। और ये सब उन्होंने किया किस लिए? सियासी जानकार कहते हैं कि ये सब उन्होंने अपने बेटे के लिए किया, अपने बेटे को राजनीति में सेट करने के लिए किया। लेकिन उसी दुखती रग पर एकनाथ शिंदे ने हाथ रख दिया है, उस दुखती रग को दबा दिया है और उस उद्धव ठाकरे के बेटे के खिलाफ ऐसा तुरुप का इक्का फेंका है एकनाथ शिंदे ने कि उद्धव ठाकरे सपका गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब बेटे की सीट कैसे बचाए और अपनी लाज कैसे बचाए। इन दोनों के बीच में संघर्ष में उद्धव ठाकरे के पसीने छूटे हुए इन दिनों कि मैं कांग्रेस से बात करूं, कांग्रेस से टिकट मांगू, बाकी सीटों पर जाकर प्रचार करूं या अपने बेटे की सीट बचाऊं। दरअसल वर्ली सीट जो है, मुंबई की वर्ली सीट, वैसे तो इसको शिवसेना के लिए सेफ सीट माना जाता है नीतीश, लेकिन इस सेफ सीट पर उद्धव ठाकरे ने जो तिरुप का इक्का फेंका है, उसके बाद ये सेफ सीट फंस गई। जिस वर्ली सीट की मैं बात कर रहा हूं, जिस वर्ली सीट पर आपने उतारने की बात की, थोड़ा सा उसका गणित दर्शकों को मैं समझा दूं ताकि दर्शकों के समझ में आ जाए। आप अगर ये जो वर्ली सीट है, ये दक्षिण मुंबई की सीट है, दक्षिण मुंबई की सीट है वर्ली विधानसभा, जिसको मैं कह रहा हूं, जिस पर से वर्ली ये सीट आती है। यहां से आदित्य ठाकरे उम्मीदवार है शिवसेना की ओर से, यूबीटी की ओर से। अब ये यूबीटी के उम्मीदवार हो गए। यही शिवसेना शिंदे गुट ने मिलिंद देवड़ा इनको उम्मीदवार बना दिया है। अब आप कहेंगे कि उम्मीदवार क्या है, तो मिलिंद देवड़ा भाई किसी न किसी को तो लड़ाना ही था, लेकिन इनको लड़ाकर शिंदे साहब ने पेच फंसा दिया। अच्छा, मिलिंद देवड़ा को क्यों उतारा सर? उसी पर मैं आ रहा हूं। यही तो तुरुप का इक्का है। और कैसे मिलिंद देवड़ा को उतारने के बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों के पसीने छूट गए। अंदर की एक खबर आपको मैं बताता हूं, मीडिया में कहीं खबर नहीं है। आदित्य ठाकरे इसी ऊहापोह में, जब से उनको पता चला कि मिलिंद देवड़ा मेरे सामने उतरने वाले हैं, उनके एक्शंस गड़बड़ा गए हैं।
नामांकन जो उन्होंने भरा, ये अंदर की खबर है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। उन्होंने वो नामांकन एक बार गड़बड़ हो गया, दूसरा नामांकन दिया गया आदित्य ठाकरे का, क्योंकि उन्होंने ही की जगह सब जगह हर लिख रखा था। अच्छा। ही की जगह हर लिख रखा था, वो है ही है, लेकिन सब जगह हर गलती, छोटी मतलब इतना टेंशन हो गया, इतना टेंशन और इतना तनाव आ गया। ये मीडिया में खबर नहीं मिलेगी आपको, ये बहुत अंदरूनी सूत्र है जो यूबीटी में हमारे हैं, उन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि इतना टेंशन उद्धव और आदित्य पर है कि इस तरह की गलतियां हो रही है। तो इस टेंशन को आप समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मिलिंद देवड़ा क्या, तो मिलिंद देवड़ा के बारे में थोड़ा सा दर्शक जान ले, जिन दर्शकों को नहीं पता। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मुरली देवड़ा के बेटे हैं, पेट्रोलियम मंत्री यूपीए में रहे हैं। और मिलिंद देवड़ा की बात करें, मैं इनके पिताजी की विरासत पर आऊंगा, लेगेसी पर आऊंगा। पहले इनकी लेगेसी बता दूं कि ये दक्षिण मुंबई जो लोकसभा सीट पड़ती है, इस सीट से 3 बार ये एमपी चुने जा चुके हैं, सांसद। मिलिंद देवड़ा 3 बार के सांसद है दक्षिण मुंबई से, लोकसभा से। और अभी इनको राज्यसभा भेजा है शिंदे गुट ने, शिवसभा में अभी राज्यसभा सांसद है, लेकिन इनको इसके खिलाफ उतारा गया। अब इन्हीं को क्यों उतारा गया, इस पर भी मैं आऊंगा। अब थोड़ी सी इनकी लेगेसी को आप समझिए। मिलिंद देवड़ा बहुत सशक्त राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनके पिता मुरली देवड़ा कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, और इनके पिता मेयर भी रह चुके हैं मुंबई के। मुंबई का मेयर मतलब एक तरह से आप समझिए कि मुख्यमंत्री से कम की पावर नहीं होती है आपके पास। एक मुंबई जो कि बहुत सबसे अमीर देश की म्युनिसिपैलिटी उसको कहा जाता है, तो वो 3 उनके पिताजी जो है वो मारवाड़ी परिवार से एक तो आते हैं, और बहुत हनक है इनकी, बिजनेसमैन परिवार से आते हैं। और इनके मुरली देवड़ा जो है मुंबई के मेयर रह चुके हैं, जैसे मैंने बताया। ये हम लिखते चले कि इनकी ताकत क्या है। ये एक तो मुंबई के मेयर रहे हैं पिता इनके, 3 बार ये सांसद रहे हैं। इसके अलावा वे, इनके पिताजी की अगर बात करें तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में रह चुके हैं। तो सियासी पॉलिटिकल इनको जो एक तरह से पॉलिटिक विरासत में मिली हुई है, घर से बचपन से इन्होंने राजनीति सीखी हुई है। और इनको अगर आपने देखा होगा, राज्यसभा में सुना होगा, तो बहुत गूढ़ बातें करते हैं, बहुत कहते हैं ना, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर, उस वाले मोड़ में, लेकिन बहुत सधी हुई सटीक बात करते हैं। और इसीलिए इनकी लोकप्रियता बहुत है, युवा चेहरा है तो बहुत लोकप्रियता है। अब जिस वर्ली सीट से उनको उतारा गया है, उस वर्ली सीट की अगर हम बात करें तो सेफ सीट है शिवसेना के लिए। वो आदित्य ठाकरे को वहां इसीलिए उतारा गया था, पिछली बार भी आदित्य ठाकरे वहीं से विधायक है। लेकिन ये जो वर्ली सीट है, ये शिवसेना का गढ़ है। किसका गढ़ है? शिवसेना। और शिवसेना पिछले बार जब आदित्य ठाकरे यहां से चुनाव लड़े थे, तब शिवसेना कंबाइन थी। गढ़ सारा वोट बैंक जो भगवा है वो इकट्ठा था। अब वर्ली चूंकि शिवसेना विभाजित हो चुकी है, 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, तो शिवसेना की ताकत भी बढ़ चुकी है। एक तो शिवसेना शिंदे और शिवसेना यूबीटी, तो आधा आधा हो गया है। अब किसकी ताकत किसके पास ज्यादा है, इसीलिए आदित्य ठाकरे जो है वो और उद्धव ठाकरे जो है वो टेंशन में है। नहीं, सवाल आपने कहा ना सर कि मिलिंद देवड़ा का जो राजनीतिक परिदृश्य है, पूरा परिवार जो है, उनको विरासत में मिला। अब इनके फादर मेयर रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो आदित्य ठाकरे के तो पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आदित्य ठाकरे को भी तो विरासत में ही सत्ता मिला है। बिल्कुल, उनके दादा जो है उन्होंने तो एक पत्रकार होकर एक इतनी बड़ा पारिवारिक वो किया है। आदित्य को भी कम नहीं आंकना चाहिए सीट पर, क्योंकि सिटिंग यहाँ पर एमएलए हैं वो। मैं कम नहीं आंक रहा हूं, हमारा काम है नीतीश, हम दर्शकों को जो विश्लेषण देते हैं तथ्यों के आधार पर। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऐसे फर्जी चैनल्स हैं जिसपे बड़े बड़े कथित पत्रकार आते हैं और आधा घंटा सिर्फ बकवास करते हैं, सिर्फ कोरी बकवास होती है, कोई तथ्यात्मक बात नहीं होती है। लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए ये कोशिश करते हैं तथ्यात्मक बात करें, उसके पीछे अगर कोई एनालिसिस है तो उसके पीछे का आपको तर्क और तथ्य दोनों दे, इसका हम कोशिश करते पूरी। और इसीलिए आपने देखी होगी कि जितनी बातें हमने आज तक कही हमारे चैनल के इतिहास में, उन सारी बातों का 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उसकी प्रामाणिकता साबित हुई है, सत्यता साबित हुई है। इसीलिए हमारे जो एग्जिट पोल्स और सर्वे आते हैं, वो सारे एग्जिट पोल को धराशायी करते हुए हम उस लकीर के आसपास पहुंचते हैं जो लकीर चुनाव के नतीजे आते हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पेच कहां फंस रहा है, मैं उसी पे आ रहा हूं। अब जिस वर्ली सीट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर
अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, जी देखिए पैमाना कैसे नापा जाएगा कि भैया आपकी मौजूदा ताकत क्या है। पहले तो मैंने कहा कि ये गढ़ था शिवसेना का, हाँ। लेकिन शिवसेना बटी, उसके बाद क्या किसकी हनक कितनी बची है ये कैसे पता करेंगे। उसके बाद एक जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का, इसके आंकड़ों से हम पता करेंगे कि क्या किसकी ताकत है वर्ली में। तो वर्ली में मैं आपको बताऊं कि जो आदित्य ठाकरे का निर्वाचन क्षेत्र था ये, और इसके बावजूद यहां पर 3.25 लाख वोटर है। कितने? 3.25 लाख। 3.25 लाख वोटर है कुल इस वर्ली में, और बहुत हाई प्रोफाइल ये मतलब यहाँ पर जो भी लोग हैं बहुत रिच लोग रहते हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वाला भी इलाका है कुछ, तो जो झुग्गी वाले वोटर्स हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो 3.25 लाख वोटों वाली जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसको हम कह सकते हैं वर्ली, इसमें यूबीटी को केवल 6,500 वोटों से लीड मिली थी। कितने? 6,500। इतनी बड़ी 3.25 लाख वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूबीटी को 6,500 वोटों की लीड मिली थी जी लोकसभा चुनाव में। तो ये यूबीटी का जो है इसको निराशाजनक प्रदर्शन कहा गया। और इसके पीछे कौन था? इसके पीछे थे यही व्यक्ति, क्योंकि जिस दक्षिण मुंबई से ये सांसद 3 बार रह चुके हैं, उसी मिलिंद देवड़ा के संसदीय क्षेत्र में वर्ली आती है, और वर्ली में उनका जनाधार है, वर्ली में उन्होंने बहुत काम किया है। तो लोकसभा चुनाव में भी मिलिंद देवड़ा को ही वहां पर शिंदे साहब ने लगाया था, और मिलिंद देवड़ा ने ऐसा काम किया जमीन पर कि जो शिवसेना का गढ़ कहा जाता था, जो बाला साहेब ठाकरे के जमाने से शिवसेना का गढ़ रहा है, उस गढ़ में सिर्फ 6,500 वोटों की लीड मिली थी महज। इस बार तो वर्ली उद्धव ठाकरे के लिए काफी इज्जत का सवाल हो जाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए वो सोच नहीं पा रहे कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अच्छा, एक मैं सवाल कर रहा हूं सर, शायद शिंदे हो या फिर बीजेपी वाले ने सोचा होगा कि मिलिंद देवड़ा को हम वर्ली से उतारते हैं, हाँ। तो पूरा ताकत उद्धव परिवार वर्ली पे ही लगा देगा और इससे नुकसान बाकी जगह पर होगा। मैं उसी पे आने वाला हूं। अब इसमें थोड़ा सा और एक हमको वो समझना पड़ेगा नीतीश, मैं आपको थोड़ा सा और एक गणित समझाता हूं कि महायुति जो है, महायुति जिसको हम कह रहे हैं, और महाविकास अघाड़ी एमवीए, मैं ये अंग्रेजी में ही लिख देता हूं, एमवीए, इसके बीच टक्कर है। लेकिन इन दोनों के बीच टक्कर में महायुति ने ऐसे पांसे बिछाए हैं, और ये एमवीए अपने एक्शन से ऐसा फंस गया है कि अब जो लड़ाई हो रही है, वो खुद ही लोग कह रहे हैं कि ये एमवीए अपनी मौत खुद मरेगा। ये मतलब उसको अन्यथा न ले, अदरवाइज न ले, ये एक मुहावरा है जिसको कहना है अपनी मौत खुद मरना। तो एमबीए ने पासे ही ऐसे फेंके। अब पहला आप कारण देखिए, बड़े बड़े पत्रकार ये बात कह रहे हैं कि ये होगा। हुआ क्या है कि एमबीए में जो सीट शेयरिंग हुई है, इस सीट शेयरिंग में अभी तक बात नहीं बनी है। 2 दिन बचे हैं नामांकन में, अंतिम 2 दिन में पूरा नामांकन खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक फुल एंड फाइनल ये तय नहीं हो पाएगा कौन किस सीट पर लड़ेगा। मुंबई की सीटों पर उद्धव ने पहले ही अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस वहां से, कांग्रेस के उम्मीदवार नाराज हो गए, कांग्रेस के नेता नाराज हो गए कि यार ये तो हमारा दबदबे वाली सीट है। जो हरियाणा में हुआ था वही वहां पर कांग्रेस में हो रहा है। वर्षा गायकवाड़ जो वहां से सांसद है, उन्होंने अपनी बहन को टिकट दिलवा दी, और जो असल कार्यकर्ता है वहां जो काम कर रहा है, जमीन पे झंडा झंडा उठा रहा है, उसको टिकट ही नहीं मिली। तो मुंबई में बड़ा असंतोष है कि वर्षा गायकवाड़ सांसद बन गई, अपनी बहन को भी टिकट दिलवा दी। ऐसे कई नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, किसी ने जीजा ने अपने साले को टिकट दिलवा दिया, किसी साले ने जीजा को टिकट दिलवा दिया। तो कांग्रेस में जो टिकट बंटवारा हुआ है वहां, उसके बाद बहुत असंतोष हुआ है। दिक्कत क्या है, एमपी में गुट हो गए बहुत ज्यादा, सीटें उतनी ही हैं, 288 सीटें हैं। इन 288 सीटों में पहले कांग्रेस अकेली लड़ती थी इन सीटों पर, या जो एक आध कोई सहयोगी दल होता था। शिवसेना अलग चुनाव शिवसेना मतलब आपके साथ लड़ती, लेकिन शरद चंद्र पवार की जो एनसीपी है, ये भी अलग चुनाव लड़ती थी। तो नेता तो हर सीट पर इनके हैं, लड़ने वाले दावेदार शिवसेना की भी हर सीट पर है, और हर सीट पर पवार के भी है, हर सीट पर कांग्रेस के भी है। अब उनमें से एक को टिकट देना है, और इसीलिए जिसको टिकट मिला है, तो जो बाकी 2 पार्टी के नेता है वो हो गए नाराज, फूफा बन गए। अब खबर ये आ रही है कि ये जो 2 फूफा है, ये उम्मीदवार को हराने में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और इसमें आला कमान का भी रोल रहने वाला है। अब आप कहेंगे कैसे? ये वहां पर बहुत आम चर्चा है, बड़े बड़े पत्रकार इस पर बात कर रहे हैं कि एमवीए अपने ही नेता कैसे हराएंगे और कैसे हरियाणा बनेगा महाराष्ट्र। अब हुआ ये है
कि जिस फॉर्मूला तय हुआ है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी ज्यादा सीटें आएगी सीएम उसका बनेगा। तो सब कोशिशें करेंगे कि सीटें अपनी ज्यादा आए। अब एक कहानी सुना, तो क्या इसी वजह से शरद पवार मुख्य दर्शक बने हुए हैं? हाँ, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, एक दर्शक समझ जाएंगे। ये कहानी बिल्कुल एमवीए पर सटीक बैठेगी। एक मीटिंग चल रही थी, एक बॉस आया, उन्होंने कहा जी कि जिस सबके पास उन्होंने बलून दिए, गुब्बारे दिए और बोला कि इन गुब्बारों को फुलाइए, और एक पिन दी गई, सबके पास एक पिन दी गई और एक गुब्बारा दिया गया और बोला कि सब गुब्बारे फुलाइए अपने जितने मीटिंग हॉल में लोग बैठे हुए। और बॉस ने बोला कि जिसके पास ये फुला हुआ गुब्बारा बच जाएगा वो उसको हम प्रमोशन दे देंगे। शर्त ये थी कि जिसका गुब्बारा बच जाएगा फुला हुआ उसको प्रमोशन दे देंगे। सबके पास पिन है और सबके पास गुब्बारा है। अब हुआ क्या कि बोले कि 5 मिनट का वक्त है आपके पास, 5 मिनट में जिसका गुब्बारा बच गया वो कंपनी में प्रमोट हो जाएगा। मीटिंग में चालू होगी भगदड़, सब ने पिन ली, वो नीतीश के गुब्बारे में लगा रहा है, वो सुनील के गुब्बारे में लगा रहा है, वो सलीम के गुब्बारे में लगा रहा है, वो आमिर के गुब्बारे में, सब एक दूसरे के गुब्बारे में पिन लगा। 5 मिनट बाद देखा किसी का गुब्बारा नहीं बचा, सब खाली हाथ। तो बॉस ने उनको बोला कि बोले अब तो कोई नहीं बचा प्रमोशन वाला। तो बोले अब, तो फिर बॉस ने बताया कि मेरी शर्त ही नहीं सुनी आप लोगों ने। मैंने कहा था कि जिसका गुब्बारा बचेगा उसको प्रमोशन मिलेगा। बोले कि अगर आप मिलकर लड़ते नहीं, सिर्फ पिन लेके खड़े रहते, अपना गुब्बारा लेके खड़े रहते, सबका प्रमोशन हो जाता। लेकिन बोले चूंकि यही प्रतिद्वंदिता कि सिर्फ मेरा प्रमोशन होना चाहिए, तो ये एमबीए में भी यही है, सिर्फ मेरा सीएम बनना चाहिए। तो सब गुब्बारा लेके खड़े और सबके हाथ में पिन है। अब सब एक दूसरे के गुब्बारे में पिन डालेंगे। अब जिसका गुब्बारा लकीली बच गया वो पहुंच जाएगा। लेकिन यही पिन और गुब्बारे वाली कहानी जो है इनको महाराष्ट्र में बहुत महंगी पड़ने वाली। उद्धव ठाकरे ने बात की भी थी, उद्धव ठाकरे ने यही बात की थी एक मीटिंग में, रैली में, जब कहा था कि सीएम का नाम घोषित कर दीजिए, अदरवाइज ये होगा और ये होगा तो इसका नुकसान पूरे एमवीए को उठाना पड़ेगा। लेकिन नहीं मानी गई बात और अंततः वही हुआ। तो अब जो है आप सही कह रहे कि उद्धव ठाकरे का सारा जो ध्यान है केंद्रित है वो वर्ली सीट पर हो जाएगा। और वर्ली सीट पर होने की वजह से बाकी जगह निश्चित तौर पर वर्ली पर ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। और मिलिंद देवड़ा वहां पर, क्योंकि वर्ली में जाने पहचाने नेता है, वर्ली के लोगों के बीच में रहे, दक्षिण मुंबई से जहां से वो सांसद आते हैं, वर्ली उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, एक भाग है, और लगकर सटकर है, वहां उन्होंने बहुत काम किया है। तो इसीलिए इस तुरुप के इक्के को शिंदे ने जानबूझकर उतारा है। और यहाँ पर इनके लिए बहुत आसान ये लड़ाई नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल इस बार महाराष्ट्र का जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे के लिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काफी इस बार महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि 2019 के बाद से उद्धव ठाकरे के पास ना सत्ता रहा, 2019 के बाद से न उद्धव ठाकरे के पास न अपनी पार्टी बची। और इस बार उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक साख भी बसती हुई नहीं दिख रही है, जिस तरीके से राजनीतिक पंडित और डेटा बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के लिए ही होगा कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इस प्रकार की बात उद्धव ठाकरे के लिए हो जाएगी। और जिस तरीके से आप लोग को विश्लेषण समझाए, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।